Assalamualaikum everyone, my name is Taira Nawaz and now I am going to discuss the web application hosting architecture in AWS। और इस वीडियो में मैं जो ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, सबसे पहले तो हम आर्किटेक्चर डायग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आर्किटेक्चर में सर्विसेज यूज़ हो रही हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर हम की कंपोनेंट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे और लास्ट वन हम कंक्लूजन देखेंगे। And now I'm explaining this diagram because this is highly recommended by AWS for hosting purpose। मैं सबसे पहले तो एक जनरल सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि हमारे जो वेब क्लाइंट की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट है वो इस आर्किटेक्चर के थ्रू किस तरह से प्रोसीड होती है। ठीक है, एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेब क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है जिसे राउट 53 ने प्रोसीड किया है, क्योंकि राउट 53 बेसिकली वेब क्लाइंट की रिक्वेस्ट और हमारी AWS में होस्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की तरफ मूव ऑन हो जाती है और फिर ये जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो क्या करती है, हमारी रिक्वेस्ट में से मलिशियस ट्रैफिक को जो है रिमूव कर देती है ताकि हमारी रिक्वेस्ट और हमारी कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाए। और उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट मूव ऑन कर जाती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की तरफ, यहाँ अमेज़ॉन क्लाउड फ्रंट की तरफ। बेसिकली अमेज़ॉन क्लाउड फ्रंट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शनल सर्विस है जो कि यूज़ हो रही है कंटेंट डिलीवरी के लिए। अब इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, इन सर्विसेज को मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जो रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की तरफ आ गई है। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करेगा, जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दोनों इंस्टेंसेस के दरमियान, ताकि हमारा लोड जो है वो बैलेंस रह सके। और इसके बाद यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में बताया गया है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो हमारे इंस्टेंसेस हैं उनको अकॉर्डिंग टू द नीड स्केल अप और स्केल डाउन किया जा सके, ताकि किसी भी डाउन टाइम से बचने के लिए हमारे पास फौरी तौर पर दूसरा इंस्टेंस जो है रेडी हो जाए। यानी कि होता कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे इसी टू इंस्टेंस जो वेब सर्वर है इसका CPU जो है यूटिलाइज हो चुका है 80%, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक और इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद क्रिएट होने के बाद हमारा लोड बैलेंसर में वो इंस्टेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और लोड बैलेंसर यहाँ पे क्या करेगा, पहले तो 2 इंस्टेंसेस की तरफ ट्रैफिक को मूव ऑन कर रहा था, फिर 3 इंस्टेंस की तरफ हमारी ट्रैफिक मूव ऑन होना शुरू हो जाएगी। अब वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट तो रिसीव कर लिया है, अब उसने ये देखना है कि क्या वो इस रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर सकता है। तो फिर वो अगर वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर सकता है तो वो उसके लिए HTTP रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। लेकिन अगर उस रिक्वेस्ट में किसी किस्म की लॉजिकल प्रोसेसिंग रिक्वायर है तो वो फिर मूव ऑन हो जाएगी इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से वही काम हो रहा है कि जो अब रिक्वेस्ट वेब सर्वर की तरफ से आ रही हैं वो जो रिक्वेस्ट फर्दर जो है दोनों इंस्टेंसेस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। फिर वही बात, ताकि हमारा लोड जो है बैलेंस रहे। ऑटो स्केलिंग के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। और फिर इसी टू इंस्टेंस यहाँ पे जो एप्लीकेशन सर्वर है हमारा, जो भी लॉजिकल प्रोसेसिंग यहाँ पे परफॉर्म होनी है, जैसा कि अगर मैं कहूँ एक वेबसाइट पे कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म होनी है या कोई भी ऐसा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना वो होगा, और हमारे पास फाइनली जो डेटाबेस से रिक्वेस्ट के ज़रिए जो एक्सेस की रिक्वायरमेंट एक्सेस होनी होगी वो होगी, और या कोई भी डेटाबेस में चेंज आना है वो हो जाएगा। और लास्ट में हमारा अगेन जो है एक HTTP रिस्पॉन्स यूज़र की तरफ जो है वो जनरेट हो जाएगा, और ये इस तरह से रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। और यहाँ पे जो एडिशनल सर्विसेज हैं बेसिकली वो ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास इलास्टिक कैशी है। इलास्टिक कैशी जो है वो हमारी एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान एक मिडल लेयर के तौर पे काम करती है, ताकि हमारी एप्लीकेशन और डेटाबेस से लोड जो है वो कम हो सके। ये हम उस सूरत हाल में यूज़ करते हैं जब हमारी डेटाबेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है। इसके अलावा यहाँ पे इलास्टिक फ़ाइल सिस्टम है। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेटाबेस में से कुछ फ़ाइल जो है वो शेयर हो जाए, हम यानी कि फ़ाइल शेयरिंग की एबिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक और सर्विसेज इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था वो है Amazon S3। यानी कि बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जिसे हम सिंपल एक स्टैटिक कंटेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास इमेज है, वीडियो है, इस तरह के कंटेंट को स्टोर करने। और ये भी हमारे पास इस सिनेरियो में एक ऑप्शनल है, अगर हम ना भी चाहें तो हम इसके बगैर भी अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। और लास्ट वन यहाँ पे हमारे पास एक ही सर्विस डिस्कस करने के लिए रहेगी, वो है AWS सर्टिफिकेट मैनेजर। बेसिकली ये एक जो है
इंक्रिप्शन का प्रोटोकॉल है जो कि हमारी कनेक्टिविटी को जो है सिक्योर करता है, इंक्रिप्ट करता है।